हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं हर संडे की तरह दी करंट अफेयर्स होगा एपिसोड नंबर 86, जिसमें हम लास्ट वीक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को एकदम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो भाई अब से दी करंट अफेयर शो को थोड़ा और फोकस के साथ फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और दोस्तों हर संडे जब आप दी करंट अफेयर शो का नया एपिसोड देख रहे होते हैं ना, तो नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा, आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के एपिसोड का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। हादी चुपन ने 2022 का मिस्टर ओलंपिया का खिताब टाइटल जीता। सबसे पहले समझते हैं मिस्टर ओलंपिया है क्या। दोस्तों मिस्टर ओलंपिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन हर साल कराया जाता है। इस बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप के 58वें एडिशन का आयोजन अमेरिका के नवादा के लॉस एंजलिस में कराया गया। इस खिताब को इस बार अपने नाम किया है हादी चुपन ने, जो कि एक पर्शियन बॉडी बिल्डर है, यानी कि ये ईरान के बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है। दोस्तों जो मिस्टर ओलंपिया चैंपियनशिप है, इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो IFBB कराता है, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। और IFBB की जो स्थापना हुई थी वो 1946 कनाडा के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है हैनोवर जर्मनी के अंदर है। दोस्तों लगातार पिछले 2 सालों से इस चैंपियनशिप को अपने नाम करते हुए आ रहे हैं बिग रैमी, जो कि एक इजिप्टियन बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, लेकिन इस बार इनके हाथों से इस चैंपियनशिप को छीन लिया हादी चुपन ने। हादी चुपन द पर्शियन वुल्फ के नाम से प्रसिद्ध है। एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है। दोस्तों जो मिस्टर ओलंपिया बनता है उसको इस टाइप की एक ट्रॉफी से तो नवाजा जाता ही है, साथ ही उसको एक बहुत बड़ा विनिंग प्राइज भी दिया जाता है। मिस्टर ओलंपिया को हर साल $4 लाख की बड़ी धनराशि दी जाती है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। और इस बार मिस ओलंपिया जो बनी है वो एंड्रिया शो बनी है, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी फीमेल बॉडी बिल्डर है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज्यादातर मिस्टर ओलंपिया के बारे में पूछा जाता है। याद रखिएगा, जो कि एक पर्शियन हादी चुपन बॉडी बिल्डर बन चुके हैं। 2022 का मिस्टर ओलंपिया खिताब अपने नाम किया है, और फीमेल मिस ओलंपिया एंड्रिया शो बनी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना चीन। दोस्तों हाल ही में चीन की एक गवर्नमेंट कंपनी जिसका नाम है CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने चाइना की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च कर दिया है। इंडिया भी 2023 के लास्ट तक अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च कर देगा। दोस्तों चाइना की जो हाइड्रोजन ट्रेन है, इसकी जो रफ्तार है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन ट्रेन होती है ना, इनके रूफ पर हाइड्रोजन यानी कि H2 को स्टोर किया जाता है, जिसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है और H2O बनाती है। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसके द्वारा इन ट्रेन को संचालित किया जाता है। समझ गए पूरा प्रोसीजर? तो एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीडली पूछा जाएगा। हाल ही में कौन सा देश एशिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है भाई, भारत के सबसे तेज गेंदबाज बने उमरान मलिक। अभी तक सभी लोग जानते थे भारत के अंदर जो सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है वो जसप्रीत बुमराह के पास है, जिन्होंने एक बार रिकॉर्ड गेंद फेंकी थी 153.36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। लेकिन आप सभी को पता होगा हाल ही में उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है उमरान मलिक ने, क्योंकि इन्होंने जो बॉल फेंकी है उसकी स्पीड थी 155 किलोमीटर पर आवर। आप सभी को पता है हाल ही में श्रीलंका और भारत की I-20 इंटरनेशनल सीरीज चल रही थी। हालांकि इस सीरीज को फाइनली कल भारत ने जीत लिया है। इस सीरीज के पहले मैच में ही उमरान मलिक ने बॉल फेंकी थी, जिसकी स्पीड को रिकॉर्ड किया गया 155 किलोमीटर की रफ्तार से इन्होंने बॉल फेंकी, जिसके बाद इन्होंने जसप्रीत बुमराह का वो पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब ये भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके हैं। और वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज गेंदबाज किनको माना जाता है? आपको पता होगा, पाकिस्तान के शोएब अख्तर को, जिन्होंने एक बार रिकॉर्ड गेंद फेंकी थी 161.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। याद रहेगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? उमरान मलिक, जिनकी एज लगभग अभी तक 22 साल ही है, यानी कि बहुत बड़ा क्रिकेट करियर अभी तक इनका नहीं रहा। अपने छोटे से क्रिकेट करियर में इन्होंने इतना बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। नेक्स्ट है
उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के जीतने पर 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि खिलाड़ी को देने की घोषणा करी। सबसे पहले समझेंगे FIH हॉकी वर्ल्ड कप है क्या। दोस्तों, FIH हॉकी वर्ल्ड कप एक वर्ल्ड वाइड हॉकी की टूर्नामेंट है जिसका आयोजन हर 4 साल बाद कराया जाता है। इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो द फेडरेशन इंटरनेशनल लेडी हॉकी कराता है। ये फ्रेंच में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो पेरिस फ्रांस के अंदर ही हुई थी। इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन भी बोला जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा FIH हॉकी वर्ल्ड कप कि जो पहली टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया था वो 1971 में कराया गया था। अब थोड़ा सा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ल्यूजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी जो फाउंडेशन मतलब स्थापना हुई थी वो 7 जनवरी 1924 पेरिस फ्रांस के अंदर ही हुई थी। इसका जो मोटो है वो फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉरएवर इसका मोटो है। क्लियर है। इसकी तो भाई ये जो संगठन है एक तरीके से इसकी जो स्थापना हुई थी 1940 में, लेकिन FIH हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की जो पहली टूर्नामेंट खेली गई थी वो 1971 में खेली गई थी, याद रखिएगा। दोस्तों, इस टूर्नामेंट में जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो पाकिस्तान की टीम है जिसने 4 बार इस टाइटल को, इस खिताब को अपने नाम किया हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड की टीम है जिन्होंने 3 बार इस टाइटल को अपने नाम किया हुआ है। उसके बाद जर्मनी की टीम आती है जिसने 2 बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। उसके बाद इंडिया और बेल्जियम आता है जिसने एक बार इस टाइटल को, इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया हुआ है। इंडिया ने इस टूर्नामेंट को 1975 में जीता था। शुरुआत 1971 में हुई थी, यानी कि तीसरी टूर्नामेंट थी। 1975 में भारत ने इस टूर्नामेंट को जीता था। अब तक इस टूर्नामेंट को अपने नाम नहीं किया। 2018 में, यानी कि लास्ट 4 साल पहले इस टूर्नामेंट को अपने नाम किसने किया था? बेल्जियम ने किया था, याद रहेगा। 2018 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ था इंडिया उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर ही आयोजन हुआ था। और खास बात यह कि इस बार भी 2023 में भी इसका जो आयोजन करा रहा है वो भारत ही करा रहा है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही हो रहा है। कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन होगा। ये जो टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है वो 13 जनवरी 2023 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक चलने वाली है। तो भाई ये तो हो गया FIH हॉकी वर्ल्ड कप के बारे में कि 2023 का आयोजन इंडिया ही करा रहा है। अब थोड़ा सा करंट इवेंट की तरफ बढ़ लेते हैं। भाई देखिए, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उन्होंने हाल ही में घोषणा करी है कि अगर भारत की टीम इस बार इस खिताब को, इस टाइटल को अपने नाम कर लेती है तो हर एक खिलाड़ी को वो 1-1 करोड़ की इनामी राशि देने वाले हैं, जो कि अपने आप में काफी बड़ी घोषणा है। हाल ही में वो निरीक्षण करने के लिए, साथ ही उद्घाटन करने के लिए मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम के अंदर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विश्व कप गांव की भी उद्घाटन करा। विश्व कप गांव इस स्टेडियम के आसपास या फिर इस परिसर में ही बनाया गया, जो कि 9 महीनों के अंदर ही विकसित करा गया, जिसमें लगभग 225 कमरे हैं। यानी कि जो डिफरेंट देशों की हॉकी टीमें आएंगी, साथ ही जो अधिकारी होंगे उनके रहने की सुविधा, सारी फैसिलिटीज उनको इस विश्व कप गांव में दी जाएंगी। क्लियर है। और मनप्रीत सिंह इस बार हॉकी टीम के कैप्टन रहने वाले हैं इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के। क्लियर है। सारे डाउट आई होप क्लियर हो गए होंगे। बाकी की चीजें यहां पर लिखी हुई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, इस बार जो 2023 में FIH हॉकी टूर्नामेंट होने वाली है ये 15वां एडिशन है। ठीक है, 15th एडिशन है, 15वां संस्करण है। एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है। 2018 में 14 संस्करण था। नेक्स्ट है FSSAI का ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। सबसे पहले समझते हैं कि FSSAI का ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन किस स्टेशन को दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। देखिए दोस्तों, FSSAI ये सर्टिफिकेशन उस रेलवे स्टेशन को देता है जो पैसेंजर के लिए सुरक्षित और शुद्ध पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। FSSAI ने इस सर्टिफिकेशन के लिए कुछ मानक तय कर रखे हैं कि जो इन मानक को हिट करेगा, इन मानक तक पहुंच जाएगा, उस स्टेशन को हम ये सर्टिफिकेशन देंगे। यानी कि जो रेलवे स्टेशन पैसेंजर्स को एक अच्छा, सुरक्षित, शुद्ध पौष्टिक भोजन प्रदान करेगा उसको ये सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। क्लियर है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन को ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। आप देख लीजिए, ये है वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। ये सर्टिफिकेशन 5 स्टार रेटिंग के लिए दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट भी आप देख लीजिए। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। ईट राइट स्टेशन ये सर्टिफिकेशन है, एग्जाम में गारंटीडली
क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाल ही में भारत के किस राज्य के किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो क्या कौन सा हो जाएगा? वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन। लूला डा सिल्वा ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हाल ही में दोस्तों अक्टूबर 2022 के अंदर ब्राजील के अंदर कॉमन इलेक्शन, जनरल इलेक्शन का आयोजन कराया गया, जिसके बाद फाइनली लूला डा सिल्वा को ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। लूला डा सिल्वा जो है वो पहली बार नहीं, तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बन रहे हैं। उससे पहले वो शायद 2003 से लेकर 2011 तक ब्राजील के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये वर्कर पार्टी से बिलोंग करते हैं और साथ ही इनसे पहले जो ब्राजील के राष्ट्रपति थे वो जेयर बोल्सोनारो थे, जो कि सोशल लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। और एग्जाम में कई बार ब्राजील की कैपिटल भी पूछ ली जाती है, तो मैंने आपके लिए लिख दिया ब्राजील की जो कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया ब्राजील की कैपिटल है। हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति किनको चुना गया? लूला डा सिल्वा स्क्रीन के ऊपर है, 39वें राष्ट्रपति। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया Y20 समिट का लोगो और वेबसाइट। सबसे पहले समझेंगे Y20 समिट होती क्या है। दोस्तों Y20 समिट एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जिसका आयोजन हर साल कराया जाता है। और दोस्तों ये पहला मौका है जब भारत Y20 समिट का आयोजन करा रहा है। दोस्तों कई सारी एपिसोड में आपको G20 समिट के बारे में बता चुका हूं, जो कि एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जिसका आयोजन भी हर साल कराया जाता है। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, यानी कि इस सम्मेलन के 20 देश सदस्य हैं। कौन कौन से देश सदस्य हैं एग्जाम में कई बार पूछ ले जाता है, नीचे मैंने नोट डाउन कर दिया है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, द रशिया फेडरेशन, सऊदी अरब, सऊदी अफ्रीका, साथ ही साउथ कोरिया, टर्की एंड यूके और यूएस इस वार्षिक सम्मेलन के सदस्य होते हैं। यानी कि इस सम्मेलन के अंदर जो बड़े बड़े वैश्विक मुद्दे होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। स्पेशली इकोनॉमिक को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, उसको कैसे सुधारा जा सके, कैसे विकास लाया जा सके, इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है। दोस्तों इस बार G20 2023 का जो सम्मेलन होगा वो भारत के अंदर ही होगा। नई दिल्ली प्रगति मैदान के अंदर इसका आयोजन शायद 9 से 10 सितंबर को कराया जाएगा। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इस बार G20 समिट की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा इंडिया कर रहा है। पिछली बार 2022 में इंडोनेशिया ने करी थी। इस सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करने वाला है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों G20 और Y20 में डिफरेंस इतना है, G20 में इन सभी 20 देशों के जो सीनियर लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और Y20 में जो इन सभी सदस्य देशों के यंग लीडर्स हैं यानी कि यूथ लीडर हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, Y20 का मतलब होता है यूथ 20, ठीक है। Y का मतलब यूथ ऑफ 20, यानी कि इन सभी देशों के जो यंग लीडर हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो बड़े बड़े वैश्विक मुद्दे हैं जिनके ऊपर G20 में डिस्कशन होता है उन सभी मुद्दों के ऊपर Y20 में भी डिस्कशन होता है और Y20 में इन सभी सदस्य देशों के यंग लीडर होते हैं ताकि वो आने वाले टाइम में देश के विकास में अहम भूमिका निभा सके। देखिए दोस्तों G20 सम्मेलन का इस बार का जो लोगो है वो ये है, देख लीजिए। साथ ही संस्कृत में जो थीम है G20 की मैं बात कर रहा हूं वो है वासुदेव कुटुंबकम, ये संस्कृत में थीम है। इंग्लिश में जो थीम है G20 2023 इंडिया का वो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। लोगो आपके सामने है। अभी Y20 समिट का लोगो और जो वेबसाइट है वो सामने नहीं आई, जैसी आएगी थीम वगैरह मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो इसका लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है, थीम लॉन्च की है, वो जो भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर, यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर है, इन्होंने की है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। समझ गए Y20 समिट क्या होता है, जिसमें यूथ लीडर यानी कि यंग लीडर पार्टिसिपेट करते हैं और G20 में सीनियर लीडर पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO के रूप में अनिल कुमार लाहोटी को नियुक्त किया गया।
इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जाते हैं। हाल ही में दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और साथ ही चेयरमैन को नियुक्त किया गया, जिनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इनसे पहले कौन थे रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन, देख लीजिए इन्होंने किन की जगह ली। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने किन की जगह ली, तो आंसर हो जाएगा विनय कुमार त्रिपाठी। पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी थे, अब इनकी जगह ले लिया अनिल कुमार लाहोटी ने। एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पंजाब में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन। दोस्तों हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने पंजाब के अंदर नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। कहां पर किया है? NABI के अंदर किया है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो कि पंजाब के मोहाली में पड़ता है, वहीं पर इन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समझते हैं इस ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किस पर्पज के लिए किया गया है। डेफिनेशन यहां पर देख लीजिए। युवा शोधकर्ता यानी कि जो यंग रिसर्चर हैं, जो कि फसलों के क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, उनको इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर प्रशिक्षित मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो फसलों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानकारी इकट्ठा कर सके। देखिए, युवा शोधकर्ताओं को फसलों में इनकी जानकारी और अनुप्रयोग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करके उनको सशक्त बनाएगी, उनको जो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम ये जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर करने वाला है। ठीक है, इसी के साथ साथ जितेंद्र सिंह जी ने पंजाब के मोहाली में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का भी उद्घाटन किया है। याद रहेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए सूर्य कुमार यादव को शॉर्टलिस्टेड किया गया। बहुत बड़ी बात है किसी भारतीय क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाना। और आप सभी लोग जानते होंगे आईसीसी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2022 में सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। इनके बल्ले ने जबरदस्त कमाल किया। 360 के नाम से इनको जाना जाता है, स्काई के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि एस फॉर सूर्या, के फॉर कुमार, वाई फॉर यादव। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट इवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई जो आईसीसी है ना, हर साल वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनता है और इसके लिए वोटिंग करता है। शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है सूर्य कुमार यादव को। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड वाइड और भी काफी सारे क्रिकेटर को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। वोटिंग जनवरी मंथ के अंदर ही होगी। फाइनल रिजल्ट आना बाकी है, तब पता चलेगा कि फाइनली 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया जा रहा है। लेकिन यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भारतीय क्रिकेटर को नॉमिनेट किया गया हो क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए। तो भाई सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस इनकी 2022 में रही है। और एक और खिताब है आईसीसी का इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जिसके लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया भारत से अर्शदीप को, जो कि तेज गेंदबाज हैं भारत के, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसको शॉर्टलिस्टेड किया गया? अर्शदीप को। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसको शॉर्टलिस्टेड किया गया? सूर्य कुमार यादव को। और हाल ही में कल ही जो श्रीलंका और इंडिया की सीरीज चल रही थी ना, इन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 2023 में पहला शतक यानी कि पहली सेंचुरी बनाने वाले सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। ठीक है, पहले क्रिकेटर बन गए जिन्होंने 2023 में कोई सेंचुरी लगाई है। और क्वेश्चन ये बन चुका है, शायद पिछले साल ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था जहां पर पूछा गया था कि 2022 का वो कौन सा क्रिकेटर है जिसने पहला शतक लगाया, शायद ऋषभ पंत थे। और अब सूर्य कुमार यादव बन गए हैं 2022 के। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रनेश एम बने भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर। दोस्तों हाल ही में स्वीडन के स्टॉकहोम में फ्रीडे सर्किट की टूर्नामेंट, जो कि रिलिंटन कप है, उसका 50वां संस्करण का आयोजन कराया गया, जिसके बाद फाइनली जो भारत के प्रनेश एम है ना, वो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन के उभरे हैं। चेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो चेस है भारत में जो इसको कंट्रोल करता है या फिर इसको एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराता है, जितनी भी चेस टूर्नामेंट होती है वो ऑर्गेनाइज कराता है, वो AICF कराता है, यानी कि द ऑल इंडिया चेस फेडरेशन कराता है, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का चेन्नई के अंदर है। फिलहाल प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? संजय कपूर। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का गठन कब हुआ था? 1951 के अंदर हुआ था। ये तो हो गई भारत में चेस के बारे में। अब बात कर लेते हैं फीडे का। मैंने यहां पर जिक्र किया था कि फीडे सर्किट का पहला टूर्नामेंट रिलिंटन कप का खिताब जीतकर
पर्णेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अब ये फीडे क्या है? देखिए दोस्तों, ये जो रिलिंटन कप है चेस टूर्नामेंट, इसको जो ऑर्गेनाइज कराता है वो फीडे कराता है। फीडे का मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ले डैश एक्स। ये फ्रेंच में है, इसी वजह से क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो फ्रांस पेरिस के अंदर ही हुई थी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या फिर आजकल इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बोला जाता है। यानी कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराता है वर्ल्ड चेस फेडरेशन या फिर द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्लियर है? जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस के अंदर हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है, फेडी का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा ल्यूजिन स्विट्जरलैंड के अंदर। क्लियर है? और दोस्तों इस बार रिलिंटन कप के 50वें एडिशन का आयोजन स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में कराया गया। ठीक है, जिसको अपने नाम किया पर्णेश एम ने। क्लियर है? ये सब कुछ समझ गए आप? इस टूर्नामेंट में लगभग 29 राष्ट्रीय महासंघ के 136 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। महज 16 साल की इनकी उम्र है और ये भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बन के उभरे हैं। नाम है इनका पर्णेश एम। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत करी। देखिए दोस्तों, आयुष मंत्रालय के बारे में आप जानते होंगे। मिनिस्टर कौन है आयुष मंत्रालय के? मैंने नीचे नोट डाउन कर दिया, श्री सर्बानंद सोनोवाला है। हाल ही में इन्होंने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका मतलब होता है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। ये जो स्मार्ट कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, वो डेफिनेशन मैंने यहां पर नोट डाउन कर दिया है। द प्रोग्राम विल मोटिवेट टीचर्स टू अंडरटेक प्रोजेक्ट्स इन स्पेसिफाइड एरियाज ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड क्रिएट अ लार्ज डेटाबेस। यानी कि जो आयुर्वेदा संस्थानों में शोध करता है, यानी कि रिसर्चर हैं, या फिर जो आयुर्वेद कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आयुर्वेद चिकित्सालय के अंदर जो एक्सपर्ट हैं, उनको मोटिवेट किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत, ताकि वो बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सके। दोस्तों हाल ही में ये नोटिस किया गया है कि आयुर्वेद संस्थान के अंदर जो रिसर्चर हैं उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, या फिर जो टीचर हैं या फिर जो एक्सपर्ट हैं, ठीक है, चिकित्सालय में या फिर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उनका इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वो रिसर्च कर सकें और अच्छे से आयुर्वेद के ऊपर जो बीमारी है उनको आयुर्वेद के द्वारा कैसे ठीक किया जा सकता है, इनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इनको मोटिवेट किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। साथ ही रिसर्च करके एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके बाद उनको इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एनरोल किया जाएगा। ठीक है, उन सभी प्रोफेसर को या फिर जो रिसर्चर हैं या फिर जो टीचर हैं आयुर्वेद के डिफरेंट आयुर्वेद संस्थान के अंदर। क्लियर है? इसीलिए स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्मार्ट कार्यक्रम से मिलेगा आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा, यानी कि आयुर्वेद में रिसर्च के ऊपर और साथ ही डेवलपमेंट, आयुर्वेद के विकास को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा स्मार्ट कार्यक्रम के तहत। तो एग्जाम में गारंटीडली क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत करी? तो आपका आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है? श्री सर्बानंद सोनोवाल। और स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। क्लियर है? समझ गए? बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा बहुत तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर चीजें अच्छे से समझ ना आई हो। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने ही करंट इवेंट्स थे। आई होप आपने एंजॉय भी किया होगा और नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए चल रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट संडे शाम 5 बजे मिलेंगे दी करंट अफेयर शो के एक नए एपिसोड के अंदर। बाकी फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, सर्च कर सकते हैं, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और वहां सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट या फिर स्टडी मटेरियल पीडीएफ के लिए आप वीडियो सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे, मुझे पता है, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।